नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम लोग एडिटोरिया का न्यू सेट जो आया वॉल्यूम 2 उसे कंप्लीट करेंगे और सेट को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और 50 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो बुक में दिया हुआ उससे अलग इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो महामल्ल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है पल्लव वंश के शासक थे। कौन सा वंश का? पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे, सिंह विष्णु। वहीं बात करें, इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबली स्थित एकादश मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो राजा सिंह और आगमप्रिय की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अच्छा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किया था नरसिंह देव प्रथम। याद रखिएगा, नरसिंह देव, वर्मन नहीं, देव प्रथम ने। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। अच्छा, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था गंगदेव ने। किसने कराया था? गंगदेव ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले गुप्त काल में हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अच्छा, गुप्त काल की बात आई तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। इस वंश के जो शासक थे कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अच्छा, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद शासक जो हुआ था वह थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। यही समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौन? इनका दरबारी कवि हरिसेन इसके दरबार में सुशोभित थे। अच्छा, गुप्त वंश की बात है तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का एक और शासक था, महान शासक, वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र शुंग यह जो है शुंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? शुंग वंश के शासक थे। इनकी राजधानी विदिशा थी। कहाँ राजधानी थी? विदिशा इनकी राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। अच्छा, ये शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे देवभूति। इसे पराजित किसने किया था? तो वासुदेव ने इसे पराजित किया और कर्ण वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य यह बैठा था 322 ईसा पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 322 ईसा पूर्व यह गद्दी पर बैठा था। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व।
345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था जस्टिन ने। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा यह किस वेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में वर्णित है। अच्छा, अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और गोपत ब्रह्म का संबंध इसी अथर्ववेद से। अच्छा, वेद आ गया तो ऋग्वेद। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता या उदात्री। और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना किया। बहुत बार एग्जाम में आया। रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने किया था और ये इसी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। यह किस देश का निवासी था? तो यह जो है किस देश का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। अच्छा, ये मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया था? इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। और यह एक दान विभाग था। कैसा विभाग था? दान विभाग था। दीवाने अर्ज, यह बलबन ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही। और यह सैन्य विभाग था। कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। और यह एक कृषि विभाग था। कृषि विभाग था। दीवाने मुस्तखराज, फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। दीवाने मुस्तखराज, यह जो है इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से था। अलाउद्दीन खिलजी से था। और यह एक वित्त विभाग से इसका संबंध था। वित्त विभाग से इसका संबंध था। अच्छा, दीवाने इस्तिकहाक, इसका संबंध भी मोहम्मद बिन तुगलक से था, जो पेंशन विभाग था। और दीवाने बंदगान, इसका भी संबंध फिरोज शाह तुगलक से था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो हरम दल से मुक्त अकबर ने अपने आप को कब किया था? 1562 ईस्वी में। 56 बी हो जाएगा 1562 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसने ही, अकबर ने 1562 में ही दास प्रथा का भी अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था। अच्छा, 1556 डेट आप लोग नोट करेंगे। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने किसे हराया था? हेमू को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? हेमू को पराजित किया था। जबकि 1576 ईस्वी में, 1576 डेट याद रखेंगे, 18 जून 1576 को अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने बिहार प्रांत को कब जीता था? तो 1574-75 में इन्होंने बिहार को जीता था। अकबर ने एक जैन गुरु थे, उसका नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी, उसे जो है जगत गुरु का उपाधि दिया था। जगत गुरु का उपाधि दिया था। अच्छा, अकबर ने दहसाल बंदोबस्त जो है कब लागू किया था? तो इन्होंने 1580 में दहसाल बंदोबस्त लागू किया था। दहसाल बंदोबस्त
ये तैयार किसने किया था, यानी ये किसकी देन था, तो टोडरमल। किसका देन था, टोडरमल का देन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था अलबर्दी खां के समय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबर्दी खां, जो 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरिया का युद्ध, जिसमें इन्होंने सरफराज खां को हराकर यह बंगाल का क्या बना था, शासक बना था। इन्होंने जैसे ही शासक बना तो मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था, राजस्व देना बंद कर दिया था। सर इसका अलबर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह हुआ था सिराजुद्दौला। कौन हुआ था, सिराजुद्दौला, जिसके समय में 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 146 व्यक्तियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और अगले दिन मात्र उसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था सिराजुद्दौला के समय में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो ये स्थानांतरित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे। इसके समय में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था। इसी के समय में 1782 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। और इसकी संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था, जोनाथन डंकन ने। इसी के समय में 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था इसी के समय में। वहीं बात करें, इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने मुगलों को जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता था उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया था। उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया था। और इसी के समय में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे बने थे। अच्छा, वारेन हेस्टिंग ने एक बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से उसे फांसी दिलवा दिया था। इस कारण वे भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो इस याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था, यानी कब से वह लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था। घोषणा, तो इसकी घोषणा हुआ था 19 जुलाई 2005 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। और यह लागू यानी प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था। इसी कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसी के समय में 1905 ईस्वी में पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसी के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था। किसके समय में, कर्जन के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो भूमिज विद्रोह, इसका संबंध झारखंड राज्य से था। वर्तमान में जो झारखंड उस राज्य से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण। इसके प्रमुख नेता कौन थे, गंगा नारायण। और इसका समय था 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। कुछ और देख लेते हैं, झारखंड से संबंधित जो विद्रोह हुए थे उसे देख लेते हैं। हुआ था चेरो विद्रोह 2 चरण में हुआ था, 1770-71 और 1800 से 1819। चेरो विद्रोह के नेता थे भूषण सिंह।
कौन थे? भूषण सिंह। वहीं कोल विद्रोह, इसका भी संबंध झारखंड से था, 1831-32 के आसपास ये हुआ था। इसके नेता कौन थे कोल विद्रोह के? गोमधर कुंवर, बहुत बार एग्जाम में आया। कोल विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। वहीं संथाल विद्रोह, इसके नेता सिद्धू कानू थे। कौन थे? सिद्धू कानू। और ये हुआ था 1855 से 56 के बीच, 55 से 56 के बीच। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इसके नेता हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। इसका काल था 1899 से 1900। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? पदों के भूखे या राजनीतिक हैं? पदों के भूखे के राजनीतिक हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने, तो डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। वहीं करजन ने इसके बारे में क्या कहा? तो करजन ने इसके बारे में कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। वहीं अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में कहा था कांग्रेस के लोग क्षय रोग से पीड़ित है, यानी टीबी से ग्रसित है, क्षय रोग से पीड़ित है, क्षय रोग से पीड़ित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जलियांवाला बाग जांच के लिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसके बाद एक कमेटी का गठन किया था, हंटर कमेटी। उन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1920 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला कांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। वहीं बात करें मोहम्मद इकबाल की एक पुस्तक है तराने हिंद। कौन सी पुस्तक है? तराने हिंद, बहुत फेमस पुस्तक है। वहीं बात करें वीर सावरकर ने वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कुछ प्रमुख पुस्तक भी हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक पुस्तक आया था इंडियन अनरेस्ट। इसके लेखक कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। अच्छा, अभ्युदय के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इंडियन मिरर, इसके लेखक थे केशव चंद्र सेन। अच्छा, कॉमरेड और हमदर्द हमेशा एग्जाम में आता है। इसके लेखक थे अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है वह कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे हम लोग मैप में समझ लेते हैं। ये इसकी मेन रिवर हो गई अलकनंदा। सबसे शुरू में धौली गंगा आके मिलती। धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है वह जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से। उसके बाद अलकनंदा में नंदाकिनी जहाँ मिलती है वह जाना जाता है नंदप्रयाग के नाम से। उसके बाद अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है, इधर से पिंडार नदी मिलती है और ये कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है और ये रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अंतिम में यह आके सबसे अंतिम में भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा में और ये देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये काली मिट्टी है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसे ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास के लिए बहुत ही
उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लो एस और कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, अधिकता होती है। वहीं बात करें जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी इसमें जो है पोटास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है, पोटास की बहुलता होती है। अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। वहीं बात करें उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहीं बात करें लाल मिट्टी, लाल मिट्टी तो इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की क्या होती है, बहुलता होती है। यह कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वहीं लेटेराइट मिट्टी की बात करें, लेटेराइट मिट्टी तो इसमें भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। सेलों के टूट-फूट से इसका निर्माण होता है, सेलों के टूट-फूट से इसका निर्माण होता है। वहीं लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए, इलायची के लिए और काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दक्कन पास। यानी दक्कन पास किसके बीच अवस्थित है, तो ये दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पाक स्टेट, तो हम लोग जानते हैं पाक खाड़ी या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। वहीं हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल अंतराल। 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव और मिनीकॉय को जोड़ता है, मालदीव और मिनीकॉय को जोड़ता है। वहीं 9 डिग्री जो चैनल है वह कवरत्ती और मिनीकॉय को जोड़ता है, कवरत्ती और मिनीकॉय को जोड़ता है। वहीं 10 डिग्री जो चैनल है वह छोटा अंडमान को, छोटा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। वहीं ग्रेट चैनल जो है, जिसे ग्रैंड चैनल कहते हैं, वह सुमात्रा को निकोबार को जोड़ता है, सुमात्रा को निकोबार से जोड़ता है। वहीं बात करें कोको स्टेट, तो कोको स्टेट जो है यह कोको द्वीप, म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, को उत्तरी अंडमान से जोड़ता है, उत्तरी अंडमान से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। तो नंदा देवी, नंगा पर्वत ये सारे जो है हिमाद्री के भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके भाग है, हिमाद्री के भाग। हिमाद्री को ही हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। क्या कहते हैं, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। जितनी सारे हिमालय की ऊंची चोटियां हैं यह सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बृहद हिमालय के अंतर्गत। चाहे वो कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो, कामेट हो, नामचा बर्मा हो, ये सारे, चाहे माउंट एवरेस्ट नेपाल का, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय इसके जो प्रमुख चोटी है वो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो सबसे ऊंची जो चोटी है भारत की K2 या इसी पर है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। वहीं मध्य हिमालय के अंतर्गत, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत घूमने वाली जो श्रेणियां हैं, घूमने वाले जो स्थल हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये सारे जो है इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। वहीं शिवालिक तो नवीनतम श्रेणी माना जाता है, या बाएं हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अंतर्गत काठमांडू घाटी और दून, काठमांडू घाटी और निचला वाले क्षेत्र दून कहलाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सारे इसी के भाग हैं। किसके, शिवालिक हिमालय के भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ कुल राज्य 4 है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो 4 राज्य है कौन कौन, वो 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 राज्य की सीमा किससे लगता है, म्यांमार से लगता है। अच्छा आप लोग बताएं, बांग्लादेश से भारत की कितने राज्य सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से भारत का कुल 5 राज्य सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। वहीं बात करें चीन से कौन कौन सीमा साझा करते हैं। जो एक लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश, राज्य में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये राज्य जो है चीन से सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और उसके बाद गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है। वहीं बात करें भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो काराकुम रेगिस्तान यह कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के पूर्वी में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है दस्ते लूट, बहुत बार एग्जाम में दस्ते लूट रेगिस्तान, यह कहाँ है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। कुछ और प्रमुख देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वह है सहारा मरुस्थल, लगभग 11 देशों की सीमा साझा करता है। उसके बाद हो गया गोबी मरुस्थल, यह कहाँ है, तो यह गोबी मरुस्थल यह चीन और मंगोलिया के बीच अवस्थित है। चीन और मंगोलिया के बीच अवस्थित है। वहीं कालाहारी मरुस्थल यह जो है कहाँ अवस्थित है, अफ्रीका के बोत्सवाना में अवस्थित है। अच्छा, टकला मकान मरुस्थल यह कहाँ है, चीन में है। कहाँ है, चीन में है। नामीब मरुस्थल यह नामीबिया में अवस्थित है। अथार मरुस्थल तो भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल यह जो है उत्तरी चिली में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश है उत्तरी चिली, उसमें अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है, तो रूस में स्थित झील इनमें कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा विनिपेग झील। ऑप्शन नंबर डी, विनिपेग झील यह कहाँ है, यह कनाडा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है। यह रूस में अवस्थित नहीं है। जबकि ये तीनों झील, ओनेगा झील, डालोगा झील और बैकाल झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, यह कहाँ अवस्थित, इसकी गहराई है 1620 मीटर। यह कहाँ अवस्थित है, तो यह तीनों जो है रूस में अवस्थित है। वहीं बात करें कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, कैस्पियन सागर। इससे लगे देशों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि कैस्पियन सागर से लगे देश कौन कौन से हैं, तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये 4 देश जो है कैस्पियन सागर से। सबसे मीठे पानी की झील विश्व में सुपीरियर झील, यह अवस्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। ह्यूरन झील यह भी अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। मिशिगन झील हमेशा एग्जाम में आता है, मिशिगन झील यह केवल यूएसए में अवस्थित है, अमेरिका में अवस्थित है। ईरी झील यह भी अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। अच्छा, आयर झील यह कहाँ अवस्थित है, आयर झील यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। टिटिकाका झील जिसे हनीमून लेक भी कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी मीठी पानी की झील है, सबसे लंबी है और दूसरी सबसे गहरी झील है। और ये टिटिकाका झील ये अवस्थित कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिकी देश है, पेरू और बोलाविया की सीमा पर अवस्थित है। अच्छा, रुडोल्फ झील केनिया में है, रेंडियर झील कनाडा में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चाड झील भी तो बहुत बार एग्जाम में आया है। ये जो है 4 देशों की सीमा साझा करते हैं, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, इसके बीच अवस्थित है चाड झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ। कौन सा, पलाऊ जो है एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग प्रस्तावना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेहरू द्वारा प्रस्तुत
उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, जो हमेशा एग्जाम में आता है। तो प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और समानता कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अच्छा, प्रस्तावना की और बात करें तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की कुंजी कहा गया है। वहीं बात करें प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम या और आत्मसमर्पित करते हैं, या जो है भारतीय लोगों की सर्वसंप्रभुता का उद्घोष करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव उन्मूलन करना है। यह इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें उसका लक्ष्य है सामाजिक जो भेदभाव है उसे क्या करना? खत्म करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार, जो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के भेदभाव पे जो भेदभाव किया था उससे रोक, 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक। 19 में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। वहीं अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि का वर्णन है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से जो है निरोध यानी गिरफ्तारी से रोका गया है। वहीं बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 और 24 में किस में है? 23 और 24। 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। वहीं 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। वहीं बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। 25 से 28 तक है। और संवैधानिक और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 एवं 30 में है। 29 एवं 30 में है। वहीं बात करें मौलिक अधिकार, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई थी। तो ये प्रदत्त किया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था 1978 ईस्वी में। अनुच्छेद 74 के तहत कहा एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। वहीं उससे पहले जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। इसके अंतर्गत जो है लोकसभा का जो कार्यकाल था उसे क्या कर दिया था? 5 से लेकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 से लेकर 6 वर्ष कर दिया था। उसके बाद 44वें में उसे पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 ईस्वी में। इसमें जो है दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। वहीं बात करें 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में, इसके अंतर्गत गोवा को क्या दिया गया? एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे उन्हीं के खिलाफ लाया गया था, जीबी मावलंकर के
खिलाफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके खिलाफ 15 दिसंबर 1954 ईस्वी को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह जो है प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार नहीं हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है यानी स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति ये मिला था जून 2005 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 2005 को। तब उस समय जो राष्ट्रपति थे यानी तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया था, यानी 15 जून 2005 को इसकी स्वीकृति मिली थी। और यह लागू कब से हुआ था? यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। 15 जून 2005 को इससे स्वीकृति मिली थी और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। प्रश्न है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह होता है पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव या ग्राम सेवक। ये जो है राज्य सरकार का पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? देख लेते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल सही। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का स्पष्टीकरण है एक, यानी बी सही है, ए का स्पष्टीकरण वो दे रहा है नहीं। ए और बी दोनों सही परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है आयुक्त, वह सिफारिश करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे पद से हटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दिया था? 1949 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया था। और इसी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अच्छा आप लोग बताएं, हमारा संविधान सभा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? नेशनल फ्लैग को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची का वर्णन यह किस में वर्णित है? तो यह संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में सूची का वर्णन है। हम लोग देख लेते हैं। तो जो सूची है वह 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, ये बैंकिंग, ये सारे संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये राज्य सूची में आता है। वहीं बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 थे। इसके अंतर्गत दीवानी एवं फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, यही तो एग्जाम में आता है, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो ये संकल्पना सबसे पहले किया था जोसेफ फोरियर ने। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 गैस। ये लाभदायक है क्योंकि पेड़ पौधे इसी की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और यह हानिकारक है क्योंकि यह भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस गैस में इसका अहम योगदान। सबसे अधिक योगदान होता है जलवाष्प का, उसके बाद CO2 का ही लगभग 36% इसका योगदान होता है, लगभग 26% इसका योगदान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति, जो ज्वारीय वन वनस्पति है वह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक पाया जाता है सुंदरवन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कुल 66 धाराएँ भी है। कितने धाराएँ हैं? 66 धाराएँ हैं। वहीं जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। जबकि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 में पारित हुआ। 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है तो वह पुस्तक है नेचर क्योर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचर क्योर। यह जो पुस्तक है इसके लेखक है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके लेखक है। बाकी विसर्जन, द कोर्ट डांसर और गार्डनर, ये तीनों के लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो सबसे पहले इन्हें नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया था 1937 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। और अंतिम बार इसे नामित किया गया था, इन्हें नामित किया गया था 1948 ईस्वी में। कब किया था? 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। कहाँ स्थित है? वियना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में गेट का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? गेट का मुख्यालय है। जबकि न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो सबसे पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। लूना 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लूना 9 जो है 21 अक्टूबर 1968 ईस्वी को चंद्रमा पर उतरा था। जबकि सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? जिन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ का चित्र भेजा था जिससे पृथ्वी दिखाई नहीं देते थे, तो वह था लूना 3। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? तो रत्नागिरी मठ ये कहाँ अवस्थित है? ये उड़ीसा में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ प्रमुख मठ हम लोग देख देते हैं। टाबो मठ यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। नामयाल मठ यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ हमेशा एग्जाम में आता है, यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। थिक्से मठ यह जो है लद्दाख में है। हेमिस मठ अब लद्दाख में इसे कर लीजिएगा, ये हेमिस और थिम्से ये दोनों लद्दाख में है। जबकि रूमटेक मठ यह सिक्किम में है। रूमटेक मठ यह कहाँ है? सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और नाम ड्रबलिंग मठ यह कर्नाटक में है। और बोधिमट्टा मठ जो बोध गया में है। दोस्तों ये था एडिटोरिया की तरफ से बेहतरीन सेट। इसमें 100 प्रश्न है। हम लोगों ने आज 50 प्रश्न ही देखे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगला नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग आगे 50 प्रश्न देखेंगे और उसे भी इसी अंदाज में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों।